नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपको आपकी ट्रेडिंग रणनीति बनाने में मदद करेंगे। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। वीरेंद्र वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। और साथ ही आगे हमारे साथ कॉटन मार्केट पर बातचीत करने के लिए अनिल थानवी होंगे, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं कच्चे तेल से, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी आई थी, हालांकि तेजी कम हुई है ईरान के खंडन के बाद से। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वहां ईरान में किसी भी तरह का कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ है। खबर यह आ रही थी कि इजराइल की तरफ से ये मिसाइल हमला किया गया था। उसके बाद कच्चे तेल में 3% से ज़्यादा की तेजी दिख रही थी। ईरान के इस्फहान प्रांत में वहाँ के एयरबेस के पास विस्फोट की खबर आ रही थी, लेकिन अब ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये खंडन किया गया है। आगे किस तरह की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से ही अब कच्चे तेल की चाल दिखेगी। बीरेंद्र सर, क्या लग रहा है, ये दोनों तरह की खबरें हैं, आप किस खबर को ज्यादा तवज्जो देंगे, हमले की खबर को या खंडन को? अभी आईपीएल का मौसम है और ये मार्केट पूरा का पूरा बेटिंग मार्केट है। मीन्स विकेट गिरी तो ₹2, डाउन सिक्सर गई तो ₹2, इस तरह हेडलाइन ड्रिवन है। और स्थिति हमारे काबू में नहीं है। मीन्स यहाँ बैठे बैठे वो 400 मीन्स 3000 माइल दूर का सोचना। तो मैं फिलहाल फेंसिटर मीन्स साइड लाइन रह के जस्ट देखा करूंगा, क्योंकि प्रेडिक्टेबल मार्केट नहीं लग रहा है। क्या करना चाहिए सर? ट्रेडर के लिए क्या सलाह देंगे जो ट्रेड करने की इच्छा रखते हैं? उनके लिए क्या अभी दूर रहे ऐसे मार्केट से? ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जब जब वीकेंड आता है तब तब ये टिपिकल ये रिस्क प्रीमियम बढ़ता है। तो अगर किसी को भी ट्रेड करना है तो वीक के दौरान और ऑप्शन के प्रोटेक्शन साथ काम करना चाहिए। सपोज सेल साइड का ट्रेड लिया है तो कॉल परचेस करके एक रिस्क लिमिट हो सकता है। बाई अगर किसी ने किया है तो पुट ऑप्शन लेके आप इसको मिटिगेट कर सकते हो, क्योंकि प्लेन वैनिला जिसको ये स्टॉप कहते हैं वो ये वोलेटिलिटी में उड़ जाता है, तो कैपिटल बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बताइए भूपेश जी, आपके लिए कोई रणनीति है क्या क्रूड में आज? जी नमस्कार विश्वान जी। नमस्कार। अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड का बाजार अभी 7053 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का बाजार अभी जियोपॉलिटिकल न्यूज के कारण क्रूड में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। वहीं अगर क्रूड के स्ट्रक्चर की वीकली चार्ट पर बात करें तो क्रूड का स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव बना हुआ है। 7130 के नीचे जब तक क्रूड ऑयल रहता है आज के दिन में, तब तक इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है कॉन्ट्रेरी व्यू में। और अगर कोई इसको डिप में लेना चाहता है तो 6940 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर खरीदारी भी करी जा सकती है। तो अभी हाल फिलहाल मैं कहूंगा कि मिड मार्केट ट्रेड कर रहा है और जहां कहीं भी आइदर साइड के लेवल्स आते हैं वहां पर ट्रेड करना चाहिए। ओके, चलिए बात गोल्ड सिल्वर की कर लेते हैं। यहां पर भी तेजी गायब हो गई थी गोल्ड को, हालांकि एमसीएक्स पर उसका फायदा नहीं मिल पाया। जिस तरह के इस हमले की खबर, तब तक खंडन आ चुका था ईरान की तरफ से, उसके बाद गोल्ड में उस तरह की तेजी नहीं दिखी थी। 100 रुपए की तेजी थी शुरुआती कारोबार में, वो भी अब गायब होती यहां पर दिख रही है। अब कमजोरी यहां पर हावी हो गई है। एमसीएक्स पर 72,500 तक फिसल कर आ चुका है गोल्ड, यहां पर गिरावट है। और चांदी में भी हल्की गिरावट है, 83,180 पे कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में भूपेश जी? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है दोनों ही काउंटर में? जी, सबसे पहले सिल्वर की बात करेंगे क्योंकि मुझे आज के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर स्पेशली कमजोर दिखती है। 83,200 के नीचे सिल्वर में बिकवाली करनी चाहिए। 83,590 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें लक्ष्य 82,700 और 82,200 के संभावित रहेंगे। वहीं अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के बाजार में भी मुझे कमजोरी दिखती है। अगर जियोपॉलिटिकल कोई इवेंट नहीं होता तो मुझे लगता है कि गोल्ड में आज के ट्रेडिंग सेशन में 72,600 के नीचे इसमें बिकवाली कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस 72,830 के ऊपर का रहेगा। नीचे में 72,000 और 71,800 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। और चांदी, क्या चांदी आप सेल करने की अभी सलाह दे रहे हैं 83,200 पे भूपेश जी? जी सर, बिल्कुल। एक चांदी बार, में अभी भी बिकवाली करनी चाहिए। ओके, तो इनकी कॉल एक बार दिखा दीजिएगा। सेल कॉल है, 83,200 पे बेचने की सलाह है, टारगेट दे रहे हैं
यहाँ पर भूपेश जी की कॉल गोल्ड में भी सेल की है 72,630 पे और चांदी में 83,200। दोनों कॉल आपके लिए स्क्रीन पर है। जो स्टॉप लॉस दिए गए हैं ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही तो खबरें के दम पर एनर्जी मार्केट में भी मूवमेंट दिखेगा और बुलियन में भी। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इन काउंटर से अभी फिलहाल दूर ही रहने की सलाह है। चलिए अब आगे बीरेंद्र सर से भी राय ले लेते हैं गोल्ड और सिल्वर पर, इनकी राय क्या है। सर क्या लग रहा है आपको, किस चाल दिखेगी गोल्ड और सिल्वर की आगे? गोल्ड कंसोलिडेट हो रहा है। सिल्वर में टेम्पररी एक शॉर्ट टर्म सेल साइड का चांस लिया जा सकता है। यहाँ जो भूपेश भाई ने कहा उसी लेवल के आसपास मैं भी शॉर्ट करूंगा। स्टॉप लॉस 84,100 का रहेगा। टारगेट समवेयर अराउंड 82,200 300 के आसपास रहेगा, या 8150 का भी हो सकता है। अपने अपने हिसाब से टारगेट ओपन हो सकता है, बट स्टॉप लॉस फिक्स है ये 84,100 का होना चाहिए। चलिए तो अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, जहां पर तेजी कल अच्छी दिखी थी, आज 167 के आसपास है। भूपेश जी कोई कॉल है क्या एनजी में? जी, एनजी का वायदा मैं अभी अप्रैल वायदा ही ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि एनजी का जो ट्रेड है उसमें 150 149 के ऊपर अगर एनजी निकलता है तो एनजी में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि एनजी में एक बार जो बॉटम बने हैं वो आने वाले समय के लिए बॉटम बन चुके हैं। यहाँ पर कंप्लीटली कंसोलिडेशन रहेगा। मुझे नहीं लगता कि बाजारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले समय में। अब 149 क्रॉस करे तो इसमें एंट्री करनी चाहिए। 143 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। 155 160 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो ये व्यू है नेचुरल गैस पर। बेस मेटल्स की बातचीत कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज फिर से तेजी दिख रही है, 240 के आसपास अब एल्युमिनियम पहुंचता जा रहा है। जिंक 249 रुपए के बेहद करीब। कॉपर में भी तेजी है, 840 के ऊपर है और 189 रुपए के ऊपर लेड। बीरेंद्र सर क्या लग रहा है बेस मेटल्स में, यहाँ से कोई पसंद, कोई टॉप ट्रेड लग रहा है आपको यहाँ से और तेजी कंटिन्यू होगी? जहां यहाँ जिंक एल्यूमिनियम में क्रॉस आर्बिट्रेज का मौका मिल सकता है, क्योंकि दोनों मेटल में पर्टिकुलर एल्यूमिनियम को एलएमई सैंक्शन का थोड़ा इफेक्ट रहेगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम शॉर्ट करके यानी 244 के आसपास शॉर्ट करके और जिंक डिप्स पे 242 43 के आसपास बाय करके हम आर्बिट्रेज सेटअप कर सकते हैं। करंट जो डिफरेंस है 10-12 रुपए का, ये आगे काफी वाइड हो सकता है। रिलेटिवली जिंक काफी अंडर परफॉर्मर है, तो उसमें अपसाइड काफी दिख रही है और इसका कॉस्ट भी प्रोडक्शन कॉस्ट के नजदीक का है। तो अगर चाइना प्रॉपर्टी मार्केट रिकवरी होता है, रिबाउंड होता है, तो सबसे ज्यादा फायदा जिंक को मिलना चाहिए। तो जिंक को फायदा आपको ज्यादा दिख रहा है, 252 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। बीरेंद्र सर की ये कॉल है। भूपेश जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में कहां मौके दिख रहे हैं इस तेजी के बाद? अब जी, कॉपर का मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड में पहुंचा है मेरे हिसाब से, और वहीं अगर ट्रेंडिंग बाजार की बात करें तो एल्युमिनियम और जिंक दोनों के बाजार अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं, ट्रेंडिंग भी हैं। और मुझे दोनों काउंटर्स में से जिंक का मार्केट काफी अच्छा लगता है। 247 248 के आसपास कहीं भी जिंक मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 246 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में अराउंड 252 और 254 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चलिए तो बेस मेटल्स की बात हो गई, पूरे नॉन एग्री मार्केट की बात हो गई। कर लेते हैं हल्दी की, जहां पर जोरदार तेजी दिख रही है। 3 कारोबारी दिनों में 15% से ज्यादा की मजबूती आ चुकी है। 19,000 के बेहद करीब और हल्दी जून वायदा पहुंच चुकी है। इंडस्ट्रियल मांग से सपोर्ट है। मंडियों में आवक काफी कम है। निजामाबाद की जो खबर आ रही है वहां पर काफी कम हो गई है अराइवल्स, उसका फायदा यहां पर दिख रहा है। वीरेंद्र सर क्या लग रहा है हल्दी में कितनी बड़ी तेजी की संभावना यहां से और दिख रही है आपको? यहाँ मोमेंटम काफी तेज है और अभी काफी एसेंशियल प्रोडक्ट्स में फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ मसाला में भी धनिया थोड़ा सुस्त है। जीरा में पेरिश मार्केट है, तो हल्दी का मार्केट ऐसा है कि ओनली शॉप ओपन इन द टाउन वाली बात है। और मोमेंटम टेक्निकल्स फंडामेंटल
काफी सपोर्टिव है। अगर इलीट वेव के हिसाब से प्रोजेक्शन की बात करें तो मैं भी 20,500, 21,300 और 22,000 के आसपास कहीं इसका फिफ्थ वेव का टारगेट बनता है। जब तक 17,700 के ऊपर होल्ड करता है जून कॉन्ट्रैक्ट, तब तक इसमें मीडियम टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों ही ट्रेड बुलिश है। भूपेश जी, आप तो काफी बुलिश थे हल्दी पे, क्या लग रहा है ये तेजी आगे कंटिन्यू होगी? अगले हफ्ते नया रिकॉर्ड फिर से दिखेगा क्या हल्दी में? जी सर, हल्दी मेरा फेवरेट बना हुआ है मसालों में, और इसका ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव है हाल फिलहाल। और मैंने 16,000 के आसपास भी सलाह दी थी कि अभी ये मार्केट काफी लेस रिस्की है, और वहां से बाजार अच्छा खासा एक रन अप ले चुका है। पिछले 3 दिनों में लगभग 17-18% का एक मूव देखा गया है नीचे के भाव से। तो हो सकता है कि एक छोटा मोटा करेक्शन 18,200 या 18,100 तक देखने को मिल सकता है। अन्यथा बाजार में मुझे लगता है कि ये जो तेजी है, तेजी बनी रहनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। अपसाइड में 20,000 और 21,500 तक के लक्ष्य आने वाले समय में देखे जा सकते ओके, तो ये व्यू आपका है हल्दी को लेकर। जीरा और धनिया पे बताइए भूपेश जी। हैं। जीरे की बात करें तो स्पेशली जीरे के चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है, मोमेंटम भी इसका थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है कुछ शॉर्ट टर्म के चार्ट पे, अन्यथा मोमेंटम भी इसका नेगेटिव है। 22,100 के नीचे मेरी जीरे में बिकवाली की सलाह रहेगी 21,500 और 21,100 के लक्ष्य के लिए। वहीं धनिये की बात करें तो धनिये के बाजार में मैं न्यूट्रल रहूंगा। 7644 का भाव है, 7780 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें कोई बहुत अधिक बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। और मार्केट अभी एक दायरे में 7850 से लेके 7450 के बीच में ट्रेड करते रहना चाहिए। यानी आपको बड़ी तेजी धनिया में नहीं दिख रही है और जीरा आज बेचने की सलाह है। 21,200 नीचे फिर से वापस आ सकता है। आप बताइए सर, धनिया और जीरे पर आपकी राय क्या है वीरेंद्र सर? जीरा दबाव में दिख रहा है क्योंकि इसकी जो सिस्टर क्रॉप है सौंफ, उसमें प्राइसेस काफी दबाव में है। फसल यानी आउटपुट भी बहुत ही अच्छा रहा। दूसरे जो पैरेलल क्रॉप्स है मेथी या वो भी थोड़े दबाव में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जीरे में जो लास्ट ईयर हमने जो बुल मार्केट देखा था, इसका अभी ये करेक्शन है और आगे भी थोड़ा जारी रह सकता है। फंडामेंटल हिसाब से देखें तो तीनों स्पाइसेस में सबसे कमजोर जीरा लग रहा है। चलिए, मसालों के बाद अब कॉटन की बातचीत कर लेते हैं, और बात करने के लिए हमारे साथ अनिल थानवी हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के। शुक्रिया अनिल जी। अनिल जी, क्या हो रहा है? 10-15 दिनों से कॉटन की इंडियन कॉटन मार्केट में काफ़ी पैनिक दिख रहा है। आइस कॉटन में भी काफ़ी गिरावट देखे, हफ्ते भर में 5%, महीने भर में आइस कॉटन 15% से ज़्यादा टूट चुका है। क्या हो रहा है कॉटन को लेकर? क्या खबर है? ग्राउंड की स्थिति क्या है सर? हाँ, धन्यवाद आपका भी। अभी देखो पिछले 15 से 20 दिन में कॉटन में बहुत बड़ा इंटरनेशनल पैनिक आया है सर। ये पिछले ऊपर में 107 सेंट गया था, अभी तकरीबन 80 सेंट के आसपास है। ये इंटरनेशनल जो ये फंड वालों ने पोजीशन लेके रखा था, वो सब लोग स्क्वेयर अप कर दिए है, और बाकायदा एक मैनिपुलेटेड मार्केट में तेजी आई थी। वो तेजी अब निकल चुकी है। अब मार्केट एकदम स्टेबल लेवल पे आया है। ये हिसाब से इंडिया में अब मेरे को ऐसा लगा कि जो प्राइस आज का आया है, ये एक स्टेबल प्राइस है। ये प्राइस पे जो मिल वालों के पास माल नहीं है वो कवर कर सकते हैं। ओके, आज की तारीख में इंटरनेशनल में जो भी इसमें तेजी मंदी हुई है, सब ये इंटरनेशनल गेम था। एक मैनिपुलेशन चल रहा था इसके अंदर, बहुत बड़ा फंड वालों के बीच में और बाकी लोगों के बीच में। वो 2-3 महीने का वो पीरियड में काफी अप एंड डाउन हुआ है मार्केट के अंदर। इसमें काफी लॉस हुआ होगा इंडियन की मिल वालों को। काफी लोग ये पैनिक में इसमें ट्रैप में फंसे थे, लेकिन मार्केट अब ये लेवल पे ऐसा आ चुका है कि ये लेवल पे अब मार्केट में मिल वालों को भी थोड़ी बहुत 10-15 रुपए की किलो की पैरिटी आना चाहिए। और ये मार्केट लेवल अभी ठीक है। इस पे थोड़ा कॉटन का कंजप्शन भी बढ़ेगा जी, और मिल वाले ये आज की तारीख में ये परिस्थिति अच्छी है माल कवर करने। चलिए सर, रिपीटेटिव जवाब लेने से अच्छा मैं एक और आपसे सवाल पूछता हूँ। सर, घरेलू बाजार में क्या हो रहा है? घरेलू बाजार की स्थिति क्या है? यहाँ पर जिस तरह के उत्पादन अनुमान जो नंबर्स आते हैं उसमें काफी बदलाव होता है, एक बड़ा रेंज दिखता है, तो यहाँ पे स्थिति ठीक लग रही है आपको? क्या उत्पादन के आंकड़े आपको सही दिखते हैं यहाँ पे? नहीं सर, क्या है यहाँ पे डाटा कलेक्शन के लिए, स्टैटिक डाटा कलेक्शन के लिए कोई एक
एजेंसी नहीं है जिसके पर हम उनको ट्रस्ट कर सके। अभी क्या है, कुछ 2-4-5 सालों से रीजनल एसोसिएशन काफी इसके अंदर एक्टिव हुए हैं और लोग इनमें एक्चुअल डाटा कलेक्ट करके है। हम लोग भी टेक्सटाइल कमिश्नर को, टेक्सटाइल सेक्रेटरी को हमने मिलके उनको हमारे सब डाटा हमने प्रोड्यूस किए है। उन लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग लोकल और रीजनल एसोसिएशन पे आप भरोसा करके उनके डाटा भी आप लिया करें। तो उन लोगों ने हमको आश्वासन दिया है। और दूसरा सवाल आपका कि लोकल स्पॉट पे मार्केट कैसा है। जी अभी भी थोड़ी बहुत अरेबल हमारे इंडिया में भी 50,000 60,000 गार्ड के अरेबल आ रही है जी। ओके, तो ये स्थिति है घरेलू बाजार की कॉटन को लेकर। शुक्रिया अनिल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। उसी पर बातचीत करने के लिए क्या अपडेट है, ग्राउंड की स्थिति क्या है, हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा है। शिवानी बताइए, क्या अपडेट मिल रहे हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है, बताएं। देखिए, साफ तौर पर अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के 5 मुख्य जिलों में पहले फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसके अंदर नागपुर से सबसे बड़ा चेहरा भाजपा का नितिन गडकरी महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रहे हैं। और इसी बीच में विपक्ष से यानी कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस कैंडिडेट भी विकास ठाकरे मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि इस बार जनता की जीत होगी और भाजपा की हार होगी। ग्राउंड की अगर हम बात करें तो 11 बजे तक 19% से ज्यादा वोटिंग की जा चुकी है, जो कि एक अच्छा परसेंटेज माना जा रहा है। 2019 के चुनाव में लोकसभा में हमने देखा था कि वोटिंग परसेंटेज थे वो बेहद ही कम थे और इसीलिए जो डिफरेंस ऑफ वोट रहता है उसमें एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिला था। इस बार वोटिंग बड़े पैमाने पर हो रही है और लोगों का मुद्दा जो है नागपुर में वो साफ है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट और विकास, इन दो मुद्दों पर लोगों को वोट देंगे। आपको बता दें कि ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही प्रमुख गढ़ माना जाता है नागपुर, क्योंकि 13 बार यहाँ पर जो सरकार है वो कांग्रेस ने बनाई, 3 बार अब तक भाजपा यहाँ पर सरकार बना चुकी है। राम मंदिर का मुद्दा जब 1996 में उठा था तब भाजपा ने यहाँ पर अपनी पहली सरकार बनाई थी और उसके बाद पिछली 2 बार से 2014, 2019 में नितिन गडकरी विजय पाते रहे हैं। अब बात 2024 की करें तो इस बार भी नागपुर की जनता का ये कहना है कि पिछले कई वर्षों में विकास काम जरूर हुआ है, लेकिन आगे और भी विकास कामों की अपेक्षा उन्हें है। विपक्ष द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा मुद्दा जरूर बना है, जो कि नागपुर के जनता खास करके युवाओं के बीच में एक मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। हालांकि ग्राउंड जीरो की बात करें तो जितने भी मतदान हैं वो बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा ले रहे हैं। जितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने वोटिंग कर दी है। नागपुर से अगर मैं बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस ने आकर वोट दिया, जो यहाँ के विपक्ष के कैंडिडेट हैं विकास ठाकरे, उन्होंने वोट किया है। नितिन गडकरी पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और खुद आरएसएस चीफ भी बड़े पैमाने पर लोगों को वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। ओके, शुक्रिया शिवानी पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि क्या स्थिति ग्राउंड की है, किस तरह से लोग वोट करने आ रहे हैं। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।